नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नई धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो में हम धातु अधातु चैप्टर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद धातु अधातु टॉपिक से आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज की इस वन शॉट वीडियो में, वन शॉट का मतलब है इस वीडियो को देखने के बाद पूरा धातु अधातु चैप्टर है पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम देखते हैं धातु अधातु। क्या होते हैं धातु अधातु? धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बना लेते हैं, और अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लेते हैं। देखिए धातुओं का एग्जाम्पल देखिए, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आदि तत्व क्या है? ये धातु है। कैल्शियम भी धातु है। ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बना लेते हैं। जबकि अधातु क्या करते हैं? अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लेते हैं। देखिए एक बार परिभाषा देख लेते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। उसके बाद में हम देखते हैं अधातु। अधातु क्या होते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लेते हैं। ठीक है, ऋणायन बना लेते हैं, क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी 17वां वर्ण देखिए, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, ये क्या है? ये अधातु की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने ऊपर ऋणायन चार्ज एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए धातुओं का अवलाक्षणिक गुण क्या होता है। धातुओं का अवलाक्षणिक गुण क्या होता है? जो धातुओं में एक विशेष गुण होता है कि वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, धनायन बना लेते हैं। धनायन कब बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बना लेते हैं। तो जो धातुओं का धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति है वो क्या है? वही उनका अवलाक्षणिक गुण है। देखिए धनायन बनाने की प्रवृत्ति को ही धातुओं का अवलाक्षणिक गुण कहते हैं। ठीक है, पूछ लिया आपसे एक नंबर में धातुओं का अवलाक्षणिक गुण क्या होता है, कि धनायन बनाने की प्रवृत्ति को ही धातुओं का अवलाक्षणिक गुण कहते हैं। अब भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में हम अंतर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धातु और अधातु में अंतर। देखिए अंतर देखने से पहले दो तीन बातों को हमें जानना होगा, जैसे कि आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या होती है? अगर हम कोई भी धातु लेते हैं, कोई भी मेटल लेते हैं, उसको अगर पीटा जाए, लंबे समय तक पीटते रहे, तो वो क्या है? चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यह क्या कहलाता है? यह आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, धातुओं का यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। जबकि अधातु क्या होती है? अधातु को हम जैसे ही पीटेंगे वो क्या, भंगुर प्रकृति की होने के कारण वो टूट जाएंगे, लेकिन चादर के रूप में नहीं बदली जा सकती। ठीक है, तन्यता क्या होता है? तन्यता धातुओं का वह गुण होता है जिसके कारण उनको खींचकर लंबा किया जा सकता है, यानी तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे अगर 1 ग्राम सोना लेते हैं हम, 1 ग्राम सोने को हम लगभग 2 किलोमीटर तक खींचकर एक लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर धातु क्या होती है? देखिए धातुओं में ध्वनिक का गुण पाया जाता है। ध्वनिक क्या होता है? अगर धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो वे क्या है? ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जैसे स्कूल की घंटी। ठीक है, ऐसे ही धातुओं के गुणों, भौतिक गुणों के आधार पर हम अंतर को देखने वाले हैं। देखिए धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, धातुओं में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, अधातुओं में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातु ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का चालन करती है। ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल में होती है अंदर। ठीक है, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, लेकिन इनमें नहीं पाई जाती। इनका एक अपवाद है हीरा। हीरा एक अधातु है, लेकिन फिर भी वह सबसे चमकीली अधातु है। ठीक है, धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं तथा अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। ठीक है, ये अपवाद इसमें भी है। हीरे का क्या होता है? सबसे अधिक होता है गलनांक क्वथनांक। सबसे कठोर अधातु है हीरा, चमकीली अधातु है। ठीक है, ध्वनिकता या सोरोनस
सोनू रस, ठीक है, सोनू रस है ये। ध्वनिकता क्या होती है देखिए, वही कठोर सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करना। तो ये क्या है, धातुओं में पाई जाती है लेकिन अधातुओं में नहीं पाई जाती, क्योंकि अधातु क्या है, टकराकर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, जबकि धातु जैसे ही पीड़ते हैं कठोर सतह से तो क्या ध्वनि उत्पन्न करती है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि एग्जाम में एक एक अंक के पूछ लिए जाते हैं। जैसे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। कमरे के ताप पर पाई जाने वाली, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा या मरकरी, जिसको हम Hg से प्रदर्शित करते हैं, Hg, ठीक है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु, हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं, ऐसी धातु कौन कौन सी है। लिथियम, सोडियम व पोटेशियम। देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये ऐसी धातु हैं जिनको हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं। हथेली पर रखते ही पिघलने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं। गैलियम और सीजियम ऐसी धातु हैं जिनको हम हथेली पर रखते हैं तो ये पिघल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा की कुचालक धातुएं। लेड व मरकरी दो ऐसी धातु हैं जो कि ऊष्मा की कुचालक होती हैं। लेड व मरकरी, लेड को लिखते हैं Pv से और मरकरी को लिखते हैं Hg से, ठीक है। देखिए एक ऐसी अधातु है जो धातुओं की तरह चमकने का गुण रखती है, वो क्या है, आयोडीन है। ये देखिए आयोडीन, आयोडीन को किससे लिखते हैं हम, आई से लिखते हैं, ठीक है। अगला है अधातु जो विद्युत की सुचालक हो। अब एक ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है वो क्या होती है, ग्रेफाइट, जो कि हमारी पेंसिल में पाई जाती है। ग्रेफाइट वो क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है, ठीक है। वापस से देख लेते हैं एक बार फटाफट से। हम पढ़ रहे हैं धातु अधातु का वन शॉट वीडियो, ठीक है। तो धातु क्या होते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बना लेते हैं धातु कहलाते हैं, जबकि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लेते हैं वो अधातु कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में धातुओं का अवलाक्षण गुण क्या होता है, धातुओं का अवलाक्षण गुण धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। भौतिक गुणों के आधार पर हमने देखा था धातु और अधातु में अंतर, कि धातुएं आघात बढ़नीयता होती है, यानी उनको पीट पीट कर चादरों में बदला जा सकता है। अधातुएं आघात बढ़ नहीं होती हैं। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। धातुओं में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, अधातुओं में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। धातुएं ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती हैं तथा अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुओं में धात्विक चमक होती है लेकिन अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है। इसका अपवाद क्या है, अपवाद है हीरा। धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, इसी प्रकार इसके निम्न होते हैं, ठीक है। धातुओं में ध्वनिकता पाया जाता है, इसमें ध्वनिकता नहीं पाई जाती। अब देखिए, अब देखते हैं हम, अब पढ़ने वाले हैं धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं या उनके रासायनिक गुणधर्म क्या क्या है। हमने पढ़ लिया भौतिक, तो भी पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं या उनके रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। देखिए इसे पढ़ने से पहले हम एक बार सक्रियता श्रेणी पर गौर कर लेते हैं। सक्रियता श्रेणी, एक्टिवेशन सीरीज। एक्टिवेशन सीरीज क्या है, देखिए हमारे पास कई तरह के धातु हैं, ठीक है। उनको उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम, अवरोही क्रम में अगर व्यवस्थित कर दें, यानी हमारे पास माना कि 15 धातु हैं, हम उनको उनकी क्रियाशीलता यानी सबसे अधिक क्रियाशील ऊपर, उससे कम क्रियाशील उसके नीचे, उससे कम क्रियाशील उसके नीचे, ऐसे अगर हम धातुओं को व्यवस्थित कर दें घटते क्रम में, तो वो क्या एक श्रेणी प्राप्त होती है हमको। उस श्रेणी को क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसकी परिभाषा कैसे देंगे, देखिए यदि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है। यदि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी सबसे अधिक क्रियाशील क्या हुआ इसमें, पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना, गोल्ड, औरम, ठीक है। तो इनको हम याद कैसे करेंगे, क्रम से इनको याद कैसे किया जाए, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक क्या है, काना का मग उलझन में फे गया, काना का मग उलझन में फे गया,
पीवे हाइड्रोजन कप हज आग और। ठीक है, देखो का ना का मग अल झन में फै गया पीवे हाइड्रोजन कप हज आग और। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, इनको याद कर सकते हैं क्रम से ताकि इनको हमें भूले नहीं इनको। ठीक है, सीरीज वाइज ये याद रखे रहें। और कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील है, सबसे ऊपर वाला सबसे क्रियाशील, सबसे नीचे वाला सबसे कम क्रियाशील। ठीक है, ये इनका क्रम है। अब देखिए हम पढ़ रहे थे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म या उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम देखते हैं धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अगर कोई भी धातु है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है तो क्या बनाएगी, आपको बताइए, धातु ऑक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, अगर कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होगा। और धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इनकी जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति। ठीक है, इनकी जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय प्रकृति। अब देखिए धातु की अभिक्रिया हम करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। अगर कोई भी धातु ले लेते हैं हम, जैसे हमने लिया 4 मोल सोडियम लिया, उसकी क्रिया कराई ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना, सोडियम ऑक्साइड बना, यानी Na2O बना। ठीक है, क्या बना, सोडियम ऑक्साइड बना, यानी धातु प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू धातु ऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले हमने कराई सोडियम के साथ अभिक्रिया। देखिए जो सोडियम और उसके बाद में कराई हमने पोटेशियम के साथ अभिक्रिया। ठीक है, पोटेशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई तो क्या बन गया, पोटेशियम ऑक्साइड बन गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिए आप कि जो सोडियम और पोटेशियम है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते ही तीव्र आग पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं, तीव्र आग पकड़ लेते हैं। ये जैसे ही वायु के संपर्क में आते हैं तो ये क्या करते हैं, उससे क्रिया करते हैं, उससे रिएक्शन करते हैं और तुरंत आग पकड़ लेते हैं। तो ये क्या है, सबसे क्रियाशील धातु हैं। कौन कौन सी, सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद में हमने कराई कैल्शियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई। देखिए कैल्शियम की हम क्रिया करा रहे हैं, कैल्शियम ले लिया हमने 2 मोल कैल्शियम, ऑक्सीजन ले लिया, उसके बाद में क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन की क्रिया कराई, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम की क्रिया किससे कराई, ऑक्सीजन से कराई, क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। जिंक की क्रिया ऑक्सीजन से कराई तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। उसके बाद में हमने लिया लेड। ये सभी धातु हैं, इनमें से हम कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं एग्जाम में, या आपसे कोई सा भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सभी धातु हैं और सभी धातुओं की क्रिया किससे हो रही है, ऑक्सीजन से हो रही है। क्या बना रही है, धातु ऑक्साइड का निर्माण कर रही है। उसके बाद में हमने लेड लिया, लेड की क्रिया किससे कराई थी, हमने कराई ऑक्सीजन से, क्या बन गया, लेड ऑक्साइड बन गया। देखिए कॉपर, कॉपर की क्रिया हमने कराई ऑक्सीजन से तो क्या है, देखिए कॉपर जलता तो नहीं, कॉपर के जो तार होते हैं मान, ठीक है, जो वायरिंग में डोरी काम आती है, वायर काम आता है, वो क्या जलता तो है नहीं, कॉपर क्या होता है, उस पर कॉपर ऑक्साइड कौन सा, सेकंड वाला, ये देखिए कॉपर ऑक्साइड सेकंड, उस पर काली परत चढ़ जाती है। कॉपर का दहन नहीं होता है, केवल उस पर क्या है, एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। सेम इसी प्रकार आपने देखा होगा लोहा, क्या लोहे का दहन होता है, नहीं, लेकिन लोहे चूर्ण का दहन हो जाता है। ठीक है, लोहे चूर्ण को हम जला सकते हैं लेकिन लोहे को नहीं जला सकते। एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाते हैं, इसके बाद अब देखते हैं धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, उसके बाद में देखेंगे गर्म जल के साथ अभिक्रिया, उसके बाद में देखेंगे जल वाष्प यानी भाप के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया।
तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी धातु हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। इसलिए हमने एक देसी ट्रिक बनाई है, क्योंकि अब क्या है, मौसम कैसा है, अब सर्दियों का मौसम है, और सर्दियों के मौसम में अगर हम ठंडे जल से नहाएंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी नाक बहने लग जाएगी। ठीक है, नाक क्या हो जाएगी, नाक बहने लग जाएगी। इसलिए हमने ट्रिक बना दी नाक का। ठीक है, ठंडे जल के साथ कौन कौन सी धातुएं अभिक्रिया करेंगी, देखिए नाक, यानी ठंडे जल से हम नहाएंगे तो क्या होगा, हमारी जुकाम हो जाएगी, और जुकाम हो जाएगी तो क्या है, नाक बहने लग जाएगी। तो देखिए Na मतलब नाक, नाक का NaKCl। ठीक है, तो कौन कौन सी धातु हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, देखिए सोडियम लिखना कैसे है, इसमें कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। जैसे हमने लिया सोडियम, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करा दी तो क्या बना लिया इसने, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। उसके बाद में हमने लिया पोटेशियम, पोटेशियम की अभिक्रिया करवाई ठंडे जल के साथ, तो ठंडे जल के साथ पोटेशियम ने अभिक्रिया करके क्या बनाया था, देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में H2 गैस बाहर निकल रही है, और ये क्या है, ऊष्मा। देखिए इन दोनों में सोडियम और पोटेशियम की जब हम अभिक्रिया कराते हैं ठंडे जल से तो ये क्या है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा क्यों निकलती है, देखिए ये क्या है, ये अत्यधिक क्रियाशील धातु है, सोडियम व पोटेशियम। अभी हमने सक्रियता श्रेणी में देखा था कि सोडियम व पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु हैं। ये क्या है, जल से तुरंत अभिक्रिया करके क्या करती हैं, एक ऊष्मा जैसा ऊष्मा निकालते हैं। ठीक है, ये क्या तुरंत आग पकड़ लेती है और ऊष्मा निकालते हैं जल से अभिक्रिया करके, त्वरित ऊष्मा निकलती है। लेकिन इसमें क्या होता है, त्वरित ऊष्मा नहीं निकलती है, क्योंकि इनकी तुलना में कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, आगे हम कराते हैं कैल्शियम की क्रिया, ठंडे जल से कराते हैं तो क्या बना लिया इसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और H2 गैस बाहर निकल गई। ठीक है, इसमें जो ऊष्मा है वो नहीं निकलेगी जितनी इनमें निकलती है। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं हम गर्म जल के साथ अभिक्रिया। देखिए हमने देखा था ठंडे जल के साथ यानी सर्दियों में नहाते हैं तो नाक बहने लग जाती है। ठीक है, इसी प्रकार जब गर्म जल के साथ नहाते हैं सर्दियों में तो क्या आता है, मजा आता है। क्या आता है दोस्तों, मजा आता है। और मजा को हम किससे लिख सकते हैं, Mg से। यानी गर्म जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है, Mg, यानी मजा आ गया। सर्दियों में गर्म जल के साथ नहाएंगे तो क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। या इसका मतलब क्या है कि Mg, गर्म जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है, Mg। देखिए Mg की गर्म जल के साथ अभिक्रिया करवाई है तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, Mg प्लस H2 इज इक्वल टू MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और H2 गैस बाहर निकल गई। अब देखते हैं दोस्तों भाप के साथ अभिक्रिया। भाप के साथ अभिक्रिया कौन करता है, देखिए भाप के साथ माना कि किसी बच्चे का नाम फैजल है। ठीक है, फैजल वो क्या है, भाप के साथ खेलता है। बच्चे क्या करते हैं, जब नहाते हैं तो भाप के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो फैजल का मतलब FeZnAl, यानी भाप के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं, FeZnAl। F जा मतलब जल, ठीक है, फैजल यानी आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम। ये क्या करती हैं, ये भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। देखिए आयरन की अभिक्रिया हमने भाप से कराई तो क्या बना, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड बना। जिंक की क्रिया हमने भाप के साथ करवाई तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड बना और H2 गैस बाहर निकल गई। उसके बाद में हमने एल्यूमिनियम की क्रिया भाप से कराई या जल वाष्प से कराई तो क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल गई। ठीक है, कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती। देखिए नो रिएक्शन, यानी Pb यानी लेड, कॉपर, सिल्वर और सोना। ठीक है, सिल्वर या चांदी। ठीक है, ये धातु ऐसी हैं जो जल के साथ अपना कोई भी प्रभाव नहीं दिखाती हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं करती हैं। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। जल के साथ अभिक्रिया बहुत ही आसान है। जल में देखिए सबसे पहले देखते हैं हम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन कौन करती है इसका ध्यान रखिए बस। ठंडे जल में जैसे ही नहाते हैं नाक बहने लग जाती है, जुकाम हो जाती है, तो नाक का यानी NaKCl यानी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। उसके बाद गर्म जल के साथ अभिक्रिया आती है। गर्म पानी में नहाते हैं सर्दियों में तो क्या आता है, मजा आता है, इसलिए हमने क्या ले लिया, Mg, यानी गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन करेगा, Mg करेगा। ठीक है, ये कर दिया। भाप के साथ अभिक्रिया देखिए फैजल। ठीक है, फैजल नामक बच्चा है
जो भाप के साथ क्या है, खेलता है, FeZnAl, ठीक है, ये भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती, यानी लेड है, कॉपर है, सोना है, चांदी है। अब देखते हैं धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, यानी एसिड से अभिक्रिया करके धातुओं का क्या प्रभाव होता है, कैसे कैसे अभिक्रिया करती हैं। देखिए, धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। देखिए, तनु अम्ल क्या होते हैं, एक होता है तनु और एक शब्द होता है सांद्र, ठीक है। तनु तो वह अम्ल होता है जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है लेकिन अम्ल की मात्रा कम होती है, यानी पतला। पतला कब होगा, जब जल अधिक होगा, अम्ल कम होगा, ठीक है, तनु। सांद्र वो होता है जब जल की मात्रा तो कम होती है और अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, यानी गाढ़ा विलयन, ठीक है। गाढ़े को क्या कहते हैं, सांद्र, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें मैग्नीशियम की क्रिया किसी भी तनु अम्ल से कराते हैं तो क्या ये बुलबुले देता है सर्वाधिक। बुलबुलों के साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, मैग्नीशियम की क्रिया जब किसी भी तनु अम्ल से करवाई जाती है तो इसमें सर्वाधिक बुलबुले निकलते हैं तथा साथ में ऊष्मा भी निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये देखिए कि कॉपर HCl के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि देखिए हमने अभी सक्रियता श्रेणी देखी थी, कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कम क्रियाशील है। कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, इसलिए यह रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए, कोई भी धातु अगर नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। H2 गैस उत्सर्जित नहीं होगी या बाहर नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है जो H2 से क्रिया करके या H2 को ऑक्सीकृत करके जल का निर्माण कर लेता है, ठीक है। H2 को क्या कर लेता है, ऑक्सीकृत कर लेता है, ठीक है, ऑक्सीकृत करके जल का निर्माण करता है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकल पाती है। अगला पॉइंट देखिए, मैग्नीशियम तनु नाइट्रिक अम्ल से, ठीक है, मैग्नीशियम की क्रिया करवा रहे हैं हम तनु नाइट्रिक अम्ल से, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है, ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, MgNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये किसका है, मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है। अब देखिए, मैग्नीशियम से करवा दी क्रिया, उसके बाद में देखते हैं मैग्नीज से करवाते हैं। मैग्नीज से क्रिया करवा रहे हैं हम, किसकी, वही तनु नाइट्रिक अम्ल की क्रिया मैग्नीज से करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा, मैग्नीज नाइट्रेट, यानी MnNO3 का होल ट्वाइस, ये इसका सूत्र है किसका, मैग्नीज नाइट्रेट का, ठीक है। ये पॉइंट आपको चार ध्यान रखने। उसके बाद में बात आती है उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी कि उभयधर्मी मतलब दोनों। दोनों मतलब क्या होता है, देखिए कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति अपनी प्रकृति को दर्शाते हैं। जैसे देखिए, वे ऑक्साइड जो अम्लीय व क्षारीय दोनों तरह की प्रकृति दर्शाते हैं। जैसे देखिए, ये ले लिया हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया यहाँ पे, और यहाँ पर भी दोनों रिएक्शन को देखिए ध्यान से, दोनों बार हमने क्या लिया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया है, लेकिन यहाँ क्या लिया, यहाँ तो लिया है अम्ल और यहाँ लिया है क्षार। अब देखिए पहली रिएक्शन में देखिए कि हमने लिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने ले लिया है, देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया हमने, साथ में किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, इसकी HCl के साथ क्रिया करा रहे हैं। HCl क्या होता है, अम्ल होता है। अगर ये अम्ल ले रहे हैं हम तो ये क्षार की भांति कार्य करेगा। इसमें हमने क्या लिया, ये क्षार लिया है, तो ये अम्ल की भांति कार्य करेगा। दोबारा से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है कि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने लिया है, अगर इसकी क्रिया अम्ल से कराएंगे तो ये क्षार की भांति कार्य करेगा। अगर इसकी क्रिया क्षार से करवाएंगे तो ये अम्ल की भांति क्रिया करेगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों तरीके के क्या है, गुण प्रदर्शित कर रहा है, अम्ल का भी क्षार का भी। देखिए ये हमने ले लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये ले लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या बना दिया इसने, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना दिया और साथ में जल, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ हमने पुनः क्या लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार।
अब ये क्षार ले लिया तो ये किसकी भांति कार्य करेगा, अम्ल की भांति कार्य करेगा। बना का सोडियम एल्यूमिनेट बना और साथ में जल बना। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। यानी कि वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों प्रकृति दर्शाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या, देखिए अगर अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं क्षार की भांति कार्य करेंगे, अगर क्षार के साथ क्रिया करा रहे हैं तो ये अम्ल की भांति कार्य करेंगे। बस इतना याद रखना है आपको। उसके बाद में आता है आयनिक बंध। देखिए आयनिक बंध क्या होता है, दो आयनों के मध्य जो आयनिक बंध होते हैं विशेषकर कब बनते हैं, जब धातु से इलेक्ट्रॉन अधातु की ओर गमन करता है, तब ये आयनिक बंध का निर्माण होता है। जैसे देखिए Na क्या है, सोडियम एक धातु है जिस पर प्लस चार्ज होता है और Cl अधातु है जिस पर एक माइनस चार्ज होता है। इसमें आयनिक बंध कैसे बनेगा, देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 281, इसका क्या होता है 287। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेंगे, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ये आपस में इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान कर लेंगे। मतलब इसके पास ज्यादा है तो ये इसको दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा 28, ये क्या हो जाएगा 288। ठीक है, ये पूरा क्या बन जाएगा NaCl। ठीक है, ये हो गया आयनिक बंध। उसके बाद में देखते हैं हम एनोडीकरण। एक एनोडीकरण टॉपिक दिया हुआ है जो काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। देखिए एनोडीकरण क्या होता है कि एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए इस एनोडीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब एनोडीकरण प्रक्रिया होती क्या है, देखिए माना कि एल्यूमिनियम की छड़ है, अब इस पर हम क्या करेंगे, एक ऑक्साइड की परत, इसको संक्षारण से बचाने के लिए इस पर ऑक्साइड की परत चढ़ा देंगे। ठीक है, किससे बचाने के लिए, संक्षारण से, ताकि इसका संक्षारण ना हो, इसलिए इस पर ऑक्साइड की परत चढ़ा देंगे। यही प्रक्रिया क्या है, एनोडीकरण। देखिए चित्र की सहायता से समझते हैं। जैसे हमने लिए एल्यूमिनियम की छड़ ले ली, ठीक है, ये हमने एक एल्यूमिनियम की छड़ ले ली, यानी कैथोड तो बना लिया हमने, एनोड के रूप में एक एल्यूमिनियम की छड़ ले ली हमने। ठीक है, ये ले ली। अब और किस विलयन में डुबो दिए, ये हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तनु H2SO4 अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में हमने ये दोनों डाल दी, कैथोड डाल दिया और एनोड के रूप में यानी कि एल्यूमिनियम की छड़ डाल दी जिस पर हमने एनोडीकरण करना है। ठीक है, अब इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे यानी विद्युत अपघटन करवाएंगे, जो एल्यूमिनियम की छड़ है वहां से ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होगी। ठीक है, जो ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होगी वो एल्यूमिनियम की छड़ से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करेगी और इस पर एक परत छा जाएगी। ठीक है, ऑक्साइड की एक परत छा जाएगी, किस पर, एल्यूमिनियम की छड़ पर, जिससे क्या हो जाएगा, इसका एनोडीकरण हो जाएगा। इसको हम संक्षारण से बचा सकते हैं। देखिए रिएक्शन क्या है इसकी, एल्यूमिनियम की क्रिया करवाई किससे, ऑक्सीजन से। देखिए एल्यूमिनियम की छड़ ली हमने, इससे जो उत्सर्जित होने वाली गैस है कौन सी, O2 गैस, इससे क्या है क्रिया करके संक्षारित हो गई। ठीक है, इसका क्या है, मोटी परत छा जाती है इस पर, मोटी परत, किसकी परत, ऑक्साइड की। ठीक है, ऑक्साइड की इस पर परत छा जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इसका एनोडीकरण हो जाएगा। जिसका हमने एनोडीकरण करवाना है उसको एनोड मान लेना है, फिर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में इनको डुबो देना है एनोड कैथोड को, विद्युत धारा प्रवाहित करा देनी है। देखिए विद्युत धारा प्रवाहित करा दी, इससे क्या है, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ऑक्सीजन गैस है वो एल्यूमिनियम से क्रिया करके ऑक्साइड की परत बना लेगी, यही एनोडीकरण प्रक्रिया है। अब देखते हैं रॉयल जेल। एक्वा रेजिया आपने सुना होगा, या तो एक्वा रेजिया कह लो या रॉयल जेल कह लो या अम्लराज कह लो। ठीक है, तीनों इसी के नाम है। एक्वा रेजिया बनता कैसा है कि हम तीन भाग HNO3 सॉरी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लेते हैं तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का लेते हैं। देखिए 3 भाग का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये हमारे पास एक बीकर है, बीकर में यानी हम बीकर में, देखिए ये बड़ा बीकर है और ये बड़ा बीकर है, एक छोटा बीकर है, इसी में समझ लेते हैं। देखिए अगर हम 3 बीकर HCl अम्ल के ले रहे हैं, HCl होना चाहिए सांद्र, ठीक है, दोनों सांद्र होने चाहिए। अगर हमको बनाना है एक्वा रेजिया तो क्या करेंगे हम, 3 भाग यानी 3 बीकर हमने ले लिया, इसमें HCl अम्ल ले लिया सांद्र। ठीक है, फिर उसमें 1 बीकर क्या ले लिया, 1 बीकर ले लिया हमने नाइट्रिक अम्ल HNO3 ले लिया। ठीक है, अगर जैसे हम मग से नाप रहे हैं
तो 3 मग क्या लेंगे, सांद्र HCl, और 1 मग क्या लेंगे उसमें, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। उससे जो ताजा मिश्रण बनेगा वो क्या कहलाएगा, अम्लराज कहलाएगा, अम्लराज कहलाएगा या फिर एक्वारेजिया कहलाएगा। एक्वारेजिया का एक विशेष गुण होता है कि एक्वारेजिया एक भवकता हुआ द्रव होता है जो कि सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी गला देता है। ठीक है, देखिए एक्वारेजिया भवकता हुआ द्रव होता है जो सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गला देता है। जैसे इसका उपयोग ज्यादातर कहाँ किया जाता है, सोने व चांदी के आभूषणों को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। इनकी सफाई करते हैं तो क्या उस पर परत हट जाती है, उनको गला देता है मतलब ऊपर से। ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं एनोडीकरण को। ठीक है, एनोडीकरण क्या है, एनोडीकरण में क्या होता है, जिस पे हमने एनोडीकरण प्रक्रिया करवानी है उस पे उसको क्या मान लेते हैं, एनोड मान लेते हैं, और उसको क्या एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में विलयन में डाल देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, जहां से क्या है ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है और एल्यूमिनियम से क्रिया करके एनोडीकरण प्रक्रिया को संपन्न कर देती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब हम देखने वाले हैं खनिज, अयस्क व गैंग क्या होती है। देखिए खनिज पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ। देखिए पृथ्वी की जो भूपरपटी है उसमें प्राकृतिक रूप से जो पदार्थ पाए जा रहे हैं उनको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। नॉर्मल सी डेफिनेशन है, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अयस्क वे प्राकृतिक खनिज जिनमें किसी धातु का व्यावसायिक निष्कर्षण किया जा सके क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, जिनका व्यावसायिक निष्कर्षण किया जा सके यानी व्यवसाय के उद्देश्य से किया जा सके। ठीक है, गैंग क्या होती है, देखिए जब हम खनिजों को आप दोहन करते हैं यानी खनिजों को जमीन से निकालते हैं, अंदर से निकालते हैं, तो उनके साथ क्या आती है, धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, जो अशुद्धि आ जाती है उनको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। देखिए पृथ्वी की भूपरपटी से प्राप्त खनिजों में धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी पर जो धातु हैं वो 2 अवस्थाओं में पाई जाती हैं, एक तो मुक्त अवस्था में और एक संयुक्त अवस्था में। जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है वो क्या है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। और जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, ये क्या है, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम अयस्कों का सांद्रीकरण, यानी कि जो हम अयस्क प्राप्त करते हैं पृथ्वी से तो उनका सांद्रीकरण किस प्रकार किया जाता है, या उनका सांद्रण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, उनको किस प्रकार शुद्ध किया जाता है। देखिए उनका सांद्रण करने के लिए हम 4 विधियों का इस्तेमाल करते हैं। पहली विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इसमें कार्बोनेट अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इस विधि से कार्बोनेट अयस्कों का सांद्रीकरण किया जाता है। अगली विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए चुंबक से हम किसको अलग करते हैं, लोहा को, तो इसको क्या है, लोह अयस्क को सांद्रण किया जाता है। किससे, चुंबकीय विधि से। झाग पल्लवन विधि, इससे सल्फाइड अयस्कों का सांद्रीकरण किया जाता है। रासायनिक विधि एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम, इससे ध्यान रख सकते हैं आप, एल्यूमिनियम का एनोडीकरण कराते हैं रासायनिक विधि, इसी से भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी 4 विधियां हैं सांद्रण की, अयस्कों के सांद्रण की 4 विधि। ठीक है, अब देखते हैं भर्जन और निस्तापन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, भर्जन और निस्तापन में से। ठीक है, देखिए भर्जन क्या होता है, सल्फाइड अयस्कों की क्रिया वायु की उपस्थिति में, अगर वायु की उपस्थिति में हो रही है सल्फाइड अयस्क की क्रिया तो वो क्या है, भर्जन है। अगर वायु की सीमित मात्रा में हो रही है तो वो क्या है, निस्तापन। देखिए कार्बोनेट अयस्कों की क्रिया वायु की सीमित मात्रा में, निस्तापन में तो होती है कार्बोनेट अयस्कों की क्रिया और भर्जन में होती है किसकी, सल्फाइड अयस्कों की क्रिया। अंतर केवल इतना है कि ये वायु की उपस्थिति में होती है सीमित मात्रा में या नाममात्र मात्रा में ये होती है क्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, भर्जन में SO2 क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें जो गैस उत्सर्जित होती है वो क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। अब देखिए इसकी अभिक्रिया है, जिंक सल्फाइड ले लिया यहां से हमने, ऑक्सीजन की क्रिया करा दी तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। ठीक है, देखिए ये हमने जिंक कार्बोनेट लिया, कम गलनांक ताप पर एक गर्म कर दिया हमने, तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। ठीक है, इसमें किसका उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, और इसमें किसका हो रहा है,
सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इसमें उत्सर्जन हो रहा है। अब देखिए थर्मेट अपक्रिया। थर्मेट जो अपक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से थर्मेट अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, देखिए थर्मेट अपक्रिया में क्या करते हैं, हम आयरन ऑक्साइड लेते हैं, आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम चूर्ण से करवाते हैं। ठीक है, आयरन देखिए हमने ले लिया आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, और क्या ले लिया साथ में, एल्यूमिनियम चूर्ण ले लिया, तो क्या बना, Fe तो यहां से बाहर निकल गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, साथ में ऊष्मा। देखिए जो थर्मेट अपक्रिया होती है एक प्रकार की विस्थापन अपक्रिया होती है। इसमें दो रिएक्शन होती हैं, एक तो विस्थापन अपक्रिया और एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, यानी ऊष्मा भी निकलती है। तो क्या दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखिए विस्थापन, देखिए एल्यूमिनियम आयरन से क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, इसको क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। एक तो विस्थापन अपक्रिया होगी, विस्थापित कर दिया, साथ में ऊष्मा भी निकल रही है, क्या कहलाएगी इसको, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, रेल की पटरियों को जोड़ने में। जब रेल की पटरियों में जो दरारें आ जाती हैं उनको जोंट होता है, उनको जोड़ने में इसी अपक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, थर्मेट अपक्रिया का। मशीनों के कलपुर्जों को जोड़ने में, जो बड़ी बड़ी मशीनरी हैं उनको, उनके कलपुर्जों को जोड़ने में इसी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए हमने अभी सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर वाली धातुएं अधिक क्रियाशील, सबसे नीचे वाली धातुएं कम क्रियाशील और बीच वाली धातुएं मध्यम क्रियाशील। तो हम देखते हैं सबसे पहले सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं की अभिक्रियाशीलता। ठीक है, कैसी क्रिया करती है, किससे क्रिया करती है। देखिए हमने लिया था, यानी हमने मरकरी ले ली, मरकरी सल्फाइड ले लिया हमने, HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड ले लिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर दिया, उसको गर्म कर दिया, तो क्या बन गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। ठीक है, ये नीचे आने वाली है किसमें, ये क्या ले लिया हमने, मर्क्यूरिक सल्फाइड ले लिया। ठीक है, और ये ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म कर दिया, तो क्या बन गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया। अब देखिए जो बीच में जो धातु आती है सक्रियता श्रेणी की, जो बीच में आती है धातु, उनकी क्रियाशीलता किस प्रकार होती है। देखिए ये धातुएं सल्फाइड व कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो धातु हैं वो क्या है, सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाई जाती है। तो इनकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, भर्जन वाली रिएक्शन और निस्तापन वाली रिएक्शन। देखिए दोबारा से, भर्जन वाली रिएक्शन क्या कहती है कि इसमें SO2 उत्सर्जित होता है। ठीक है, देखिए हमने ले लिया यहाँ पर जिंक सल्फाइड ले लिया, उसकी क्रिया ऑक्सीजन से करा दी, तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, यहाँ से जिंक ऑक्साइड बन गया, यहाँ से S निकल जाएगा, यहाँ से O2 निकल जाएगा, तो क्या बन गया, SO2 का उत्सर्जन हो जाएगा। साथ में निस्तापन, देखिए हमने लिया जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को कम गलनांक वाले ताप पर गर्म किया, तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड बन गया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। ठीक है, ये कौन सी अपक्रिया में लिखने हैं हमको, ये जो आवर्त वो सक्रियता श्रेणी के जो बीच में जो धातु हैं उनकी रिएक्शंस में ये लिख देनी है, कौन कौन सी, भर्जन और निस्तापन वाली अपक्रिया ये लिख देनी है। ठीक है, अब जाते हैं हम सबसे ऊपर, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जाते हैं, तो सबसे ऊपर की जो धातु हैं वो क्या होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, देखिए हम उनका क्या कराते हैं, जो आवर्त सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु होती है क्या होती है, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। हम इनका क्या कराते हैं, हम इनका कराते हैं जलीय विलयन में विद्युत का अपघटन कराते हैं इसमें। ठीक है, जैसे हमने ले लिया नमक, यानी पहले तो ये लवण ले लिया, यानी सोडियम क्लोराइड ले लिया। ठीक है, इसका क्या करा रहे हैं, विद्युत अपघटन करा रहे हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन कराएंगे क्या होगा, इसका जो अपघटन होकर के एक तो चला जाएगा एनोड पर और एक चला जाएगा कैथोड पर। ठीक है, ये देखिए इसका हमने कराया विद्युत अपघटन, ये कहाँ चले गया, Na तो कहाँ चलेगा, Na पे चार्ज क्या होता है, प्लस का, तो ये कहाँ चलेगा, माइनस वाले एंड, माइनस वाला क्या होता है, कैथोड, और एनोड पे क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, इसलिए जो क्लोरीन है वो एनोड पर चलेगी। ठीक है, इसका क्या हो गया, अपघटन हो गया। अब देखिए जो सोने की शुद्धता है, सोने की शुद्धता है वो कैरेट में मापी जाती है, यानी 24 कैरेट गोल्ड को हम शुद्धतम रूप मानते हैं गोल्ड का। ठीक है, 24 कैरेट। लेकिन जो आभूषण है, जैसे गहने वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो क्या 24 कैरेट गोल्ड के बनाए जाते हैं, नहीं, उनमें मिलावट की जाती है तांबा या चांदी की, क्योंकि जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो बहुत ही नरम होता है, वो आसानी से मुड़ जाता है। इससे क्या है कि जो आभूषण है उनका गिरने का खतरा बना रहता है। ठीक है, इसलिए देखिए जो सोने की शुद्धता है वो कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट गोल्ड को
हम शुद्ध गोल्ड कहते हैं, लेकिन ये क्या होता है, नरम होता है। इसलिए जब आभूषण बनाते हैं तो क्या करते हैं, 22 कैरेट गोल्ड तथा 2 कैरेट तांबा या चांदी इसमें मिलावट की जाती है, ताकि इनमें कठोरता आ सके और ये आसानी से गिरे नहीं, टूटे नहीं, नरम है, धुके नहीं। ठीक है, इसके बाद में देखिए, अब देखते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहा है उसको जंग से बचाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं हम। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें पेंट करते हैं, उस पर तेल लगा सकते हैं, या ग्रीज लगा सकते हैं, या एनोडीकरण प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, या फिर यसद लेपन कर सकते हैं, या फिर क्रोमियम लेपन भी कर सकते हैं। देखिए, पेंट जो हम सामान्यतः पेंट करते हैं तेल या ग्रीज लगाकर, ठीक है, तेल भी लगा देते हैं, ग्रीज भी लगा देते हैं। एनोडीकरण क्या होता है, एनोडीकरण में इसमें ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, यसद लेपन क्या होता है, यसद लेपन होता है कि कोई भी धातु है, कोई भी धातु है उस पर जंग से बचाने के लिए जिंक की परत, माना कि यह धातु है, इसको जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ा देंगे तो वो क्या कहला देगी, यसद लेपन या गैल्वेनीकरण। ठीक है, एक होता है क्रोमियम लेपन, धातुओं को जंग या संक्षारण से बचाने के लिए क्रोमियम की परत चढ़ाना ही क्रोमियम लेपन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यसद लेपन या गैल्वेनीकरण क्या है, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, इस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। ठीक है, यसद लेपन कहते हैं। और मैंने अभी बताया था क्रोमियम लेपन, क्रोमियम लेपन। ठीक है, क्रोमियम लेपन आपको पता ही होगा, क्रोमियम लेपन क्या होता है, क्रोमियम की परत चढ़ाना क्रोमियम लेपन। यसद लेपन क्या है, जिंक की परत चढ़ाना यसद लेपन है, गैल्वेनीकरण है। ठीक है, अब देखिए मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिक्सचर होता है। जैसे माना कि अगर कोई हम धातु लेते हैं पीतल, पीतल क्या है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है, तो ये क्या है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्यों है, क्योंकि ये 2 धातुओं का मिश्रण है, इसलिए मिश्र धातु है। ठीक है, ऐसी धातु जो 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होती है। जैसे पीतल किसका वो है मिश्रण, कॉपर और जिंक का। हम कांसा देखते हैं, कांसा, कांसा किसका होता है, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। देखिए कांसा जो होता है वो कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। इसलिए इस्पात, इस्पात क्या होता है, निकेल, क्रोमियम और आयरन, निकेल, क्रोमियम, आयरन, तीनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। सोल्डर, सोल्डर क्या होता है, लेड और टिन, लेड और टिन का आपस में क्या होता है, मिश्रण होता है, उसे क्या कहते हैं, सोल्डर। देखिए सोल्डर का उपयोग और कम किया जाता है, ये तो सोल्डर बनाने की वो है क्या, लेड और टिन से मिलकर सोल्डर बनता है। सोल्डर का उपयोग वहां करते हैं विद्युत तारों की वेल्डिंग करने में। ठीक है, कोई विद्युत तार है उसकी वेल्डिंग करनी, तो किसका उपयोग करेंगे, सोल्डर का उपयोग। ठीक है, देखिए अमलगम क्या है, पारे से बनी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। अमलगम यानी पारे से अगर कोई धातु बन रही है तो वो क्या है, अमलगम कहलाती है। देखिए जैसे पारा और सोडियम मिश्र धातु, ये क्या कहलाएंगे, सोडियम अमलगम। ठीक है, पारे से मिलकर क्या बन रही, सोडियम मिश्र धातु बन रही, क्या है, सोडियम अमलगम। पारा, सिल्वर, जिंक और टिन, ये जो चारों क्या है, अमलगम है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, दंत चिकित्सा में, डेंटिस्ट दंत चिकित्सा में इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए चांदी, चांदी के आभूषण आपने देखे होंगे कि उन पर काली परत छा जाती है। तो चांदी ऑक्सीजन से, जल से क्रिया तो करती नहीं है, लेकिन काली परत कहां से आ जाती है फिर उस पर, तो देखिए उस पर क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड की परत छा जाती है, उसके साथ क्रिया करके देखिए चांदी, हमने आभूषण ले लिया कोई भी चांदी का, ठीक है, ये चांदी है, इस पर किसकी क्रिया करा दी हमने, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एक क्रिया करके क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड में बदल जाता है, जिससे इस पर क्या है, काली रंग की परत छा जाती है, काली रंग की परत। जितने भी आपने आभूषण देखे होंगे चांदी के, उन पे क्या काली काली परत छा जाती है, तो किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड की ही परत होती है। ठीक है, अब देखिए आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक हमने अभी देखा था, जैसे NaCl। आयनिक यौगिकों में क्या होता है कि धातु से इलेक्ट्रॉन अधातु की ओर गमन करते हैं, तो आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। उसमें हमने देखा था कि Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसने किसको दे दिए, Cl को दे दिए। ठीक है, Na ने Cl को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इनके बीच में जो आबंध है वो कौन सा है, आयनिक आबंध, आयनिक यौगिक कहलाएं। ठीक है, जैसे ये क्या है, Na+ और Cl-। ठीक है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक कमी है, तो क्या आपस में आयनिक बंध बना लिया। अब देखिए
जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिकों में स्थिर वैद्युत बल होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। ठीक है, देखिए स्थिर वैद्युत आकर्षण, ये क्या है, भंगुर प्रकृति के होते हैं, ये कठोर होते हैं लेकिन भंगुर प्रकृति के होते हैं। जैसे हमने नमक देखा है, एक नमक का टुकड़ा ले लिया हमने, नमक का टुकड़ा, साबुत नमक का, तो वो क्या है, कठोर है लेकिन भंगुर प्रकृति का है। वैसे कठोर है, जैसे हम उसमें चोट देते हैं बिखर जाता है, टूट जाता है, वो क्या भंगुर प्रकृति का है। इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, ये जल में घुलनशील होते हैं। नमक का टुकड़ा लीजिए, उसको जल में घोल दीजिए, क्या है, घुलनशील है। ये जो साबुत अवस्था में, ठीक है, साबुत जो अवस्था है नमक की, वो क्या है, क्या विद्युत का चालन करेगा, वो नहीं करेगा। साबुत अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेंगे, लेकिन गलित अवस्था में जैसे ही हम इनको जल में घोल देंगे तो क्या है, विद्युत का चालन करेंगे। ठीक है, देखिए विद्युत चालकता, ठीक है, ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, ये कठोर होते हैं, ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर सकते हैं हमारे साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं सब कुछ समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो वापस से देख सकते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिक, अगला चैप्टर अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।